16 फरवरी 2019 की ये बात है। उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत में एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, दुल्हन के भेष में खड़ी हुई थी। इसी बीच में एक बड़ा गैंगस्टर इस अदालत में पेशी के लिए आता है। जैसे उसकी पेशी होती है, पेशी के बाद वो यहाँ से जा रहा होता है। पुलिस की अभिरक्षा में भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात होता है। तभी वो दुल्हन बनी हुई लड़की उस गैंगस्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही खड़ी होती है, वो गैंगस्टर अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और उस दुल्हन की उंगली में पहना देता है। जैसे ही उसकी उंगली में वो पहनाता है, अब दुल्हन भी उसको एक अंगूठी पहना देती है। इस दृश्य को सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह पाते थे। हालांकि उसने एक शपथ पत्र दिया था कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन शायद कोर्ट से अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन जाते जाते उसने उस लड़की को एक अंगूठी पहनाई और चर्चाओं का विषय बन जाता है कि आखिरकार एक गैंगस्टर ने अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी कैसे की है। अगले ही दिन जब अखबार में खबर छपती है तो पता चलता है कि पूजा नाम की लड़की, वो रहने वाली बागपत की है। उसके पिता का नाम लीलू होता है और लीलू का एक दुश्मनी होती है 40 बीघा जमीन को लेकर राजकुमार से। राजकुमार की 2 बेटियां होती हैं। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी बड़े बदमाशों से की थी। तभी लीलू ने अपने दुश्मन राजकुमार को टक्कर देने के लिए अपनी बेटी पूजा की शादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन, सबसे बड़े गैंगस्टर अनिल दुजाना के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। और यही मामला चर्चाओं में बन जाता है, चर्चाओं का विषय बन जाता है, क्योंकि अनिल दुजाना के नाम से बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पुलिस वाले घबराते थे, थर्राते थे। आज कहानी उसी अनिल दुजाना की है, जिसका चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर ज़िले का एक थाना लगता है बादलपुर। दरअसल बादलपुर थाना क्षेत्र का गांव लगता है दुजाना। बात कर रहा हूँ सन 1970 और 80 के दशक के आसपास की बात है। इस गांव का एक बड़ा बदमाश रहा था, बड़ा डाकू, जिसे सुंदर डाकू के नाम से जानते थे, सुंदर दुजाना के नाम से भी जानते थे। इसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मारने की सुपारी ली थी। और जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है तो इस गांव दुजाना का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आता है। हालांकि पुलिस उस बदमाश को, उस डकैत को गोलियों से छलनी कर देती है, भून डालती है। वो व्यक्ति अपने गांव में रॉबिन हुड की तरह काम करता था, उसकी लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। धीरे धीरे आगे वक्त गुजरता है और इसी गांव में एक लड़का और पैदा होता है, जिसका नाम होता है अनिल नागर। अनिल नागर भी ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन साल 2000 में उस पर साइकिल चोरी का एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज होता है और वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। बार बार अपने पिता से, अपनी माँ से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, माँ मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वक्त आगे गुजरता है, लेकिन उसके दामन पर जो दाग लगा था, वो दाग अब मिटने वाला तो था ही नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपना नाम अनिल दुजाना से हटाकर अनिल नागर से हटाकर अनिल दुजाना कर देता हूँ। वही नाम जो क्या सुंदर दुजाना का हुआ करता था, जिसने इंदिरा गांधी की सुपारी ली थी उनको मारने की। अब लोग उसको उसके नाम से पहचाने, उसके नाम से जाने। उसने कुछ ऐसे ही काम करने शुरू कर दिए। साल 2002 की ये बात है। गाजियाबाद का एक कवि नगर थाना लगता है, वहाँ पर उसने हरबीर पहलवान की पहली हत्या की थी। और इस हत्या के बाद उसने कभी फिर मुड़कर नहीं देखा। उसने एक लगातार उस पर जो मामले थे, मुकदमे थे, वो दर्ज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में ये एक सुंदर भाटी नाम का एक बड़ा गैंगस्टर रहा है, जो आज भी जिंदा है और आज भी पुलिस के निशाने पर रहता है, मीडिया के निशाने पर रहता है। उस सुंदर भाटी की दुश्मनी थी नरेश भाटी नाम के एक गैंगस्टर से। इन दोनों के बीच में गैंगवार होता था। वो उसके व्यक्तियों को मारता था, नरेश, और सुंदर उसके व्यक्ति को मारता था। आपस में एक दूसरे को मारते थे। मारते मारते दुश्मनी लगातार बढ़ती चली जाती है। साल 2004 की ये बात है। सुंदर भाटी का दाव पड़ जाता है और वो नरेश भाटी को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट तब उतार देता है जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और यहाँ पर जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इस हत्या का बदला लेने के लिए नरेश का छोटा भाई होता है रणवीर भाटी और नरेश का भांजा होता है अमित कसाना। ये दोनों कसम खाते हैं कि अपने इस नरेश भाटी की हत्या का सुंदर भाटी से हर हाल में बदला लेंगे। और तभी वो हाथ मिलाते हैं अनिल दुजाना से।
अनिल दुजाना से हाथ मिलाकर कहते हैं कि हमें अपने भाई अपने मामा की हत्या का बदला लेना है और तुम्हें हमारा साथ देना होगा। बस इतना था कि अनिल दुजाना ने कसम खाई कि मैं तुम्हारी इस कसम में साथ दूंगा, हर हाल में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साल 2011 की बात है। सुंदर भाटी जो गैंगस्टर है, उसका नाम भी बड़ा है, डॉन है, उसके साले की शादी होती है साल 2011 में। तभी जिन लोगों ने कस्में खाई थी, नरेश भाटी का भाई रणबीर भाटी होता है, नरेश भाटी का सगा भांजा होता है अमित कसाना, और इन दोनों का नया दोस्त बना था अनिल दुजाना। उस शादी समारोह में AK-47 लेके जाते हैं और अंधाधुंध लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक गोलियां चल रही थी, वहां पर भगदड़ मच जाती है। सुंदर भाटी तो बचकर निकल के भाग जाता है, लेकिन 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और AK-47 से चलाई हुई गोलियों की बात जब अखबारों में पहुंचती है, जब टीवी पर चलती है, तो एक नाम बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आता है, अनिल दुजाना। अनिल दुजाना को अभी तक इतने लोग नहीं जानते थे। उसने पहले छुटपुट हत्याएं कर रही हुई थी, या फिर किसी को ऐसे ही उसने रंगदारी मांगी थी, या फिर कोई उसने छोटी मोटी बदमाशी की हुई थी। लेकिन बड़ा मामला, एक साथ 3 लोगों की हत्या वो करता है और पुलिस पर दबाव बन जाता है। पुलिस अब इस हत्यारे को यानी कि अनिल दुजाना को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही थी, और जनवरी 2012 में आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार करके इसको जेल भेज देते हैं, तो बाहर जो इसके दोस्त बचते हैं, इसका नाम होता है रणबीर भाटी और दूसरे का नाम होता है अमित कसाना। वो जेल से बाहर रह के इसके लिए काम करते थे, मदद करते थे। अब किसी की चाहे हत्या कराना हो, अब चाहे किसी से रंगदारी मांगना हो, अब किसी की चाहे धमकाना हो, चाहे किसी की ज़मीन कब्जानी हो या किसी की ज़मीन छुड़ानी हो, अनिल दुजाना जेल के अंदर रहकर ही इतने इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी बीच में सुंदर भाटी को गुस्सा था कि उस पर उसकी साले की बारात में अनिल दुजाना ने और उसके साथी ने जो हमला किया था, वो उसका बदला लेना चाहता था। 1-2 साल गुजर जाते हैं। साल 2014 में सुंदर भाटी गांव दुजाना पहुंचता है और दुजाना जाने के बाद लगातार फायरिंग करता है, गोलियां चलाता है। ऐसा बताया जाता है कि अनिल दुजाना का छोटा भाई होता है जय भगवान, उसकी वो गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। और जैसे ही जय भगवान की हत्या होती है, अनिल दुजाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि अनिल दुजाना के पिता अपने ही बेटे की हत्या के मामले में FIR दर्ज कराते हैं, और FIR दर्ज कराने के बाद 8 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, सुंदर भाटी समेत। लेकिन अनिल दुजाना जेल के अंदर रहते ही अपने भाई की हत्या का बदला लेने की कोशिश करता है और मौका मिलता है फिर से गोलियां चलाने का। लेकिन यहाँ पर सुंदर भाटी फिर भी बच जाता है। राहुल नाम का एक लड़का था जो इस हमले में मारा जाता है। जनवरी 2019 में दिल्ली के नंद नगरी के रहने वाले एक बड़े कारोबारी से अनिल दुजाना के नाम से लगभग 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। और ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में जाता है कि जेल में रहते हुए आखिरकार ये कैसे ये कर रहा है। लगभग इस पर 18 मुकदमे हत्याओं के दर्ज होते हैं। बाकी मुकदमे टोटल मिला के लगभग 62 मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसमें ज़मीन को छुड़वाना, ज़मीन पर कब्जा करना, किसी से रंगदारी मांगना, किसी की हत्या की साजिश करना, इस तरह के जब इस पर 62 मुकदमे दर्ज होते हैं, लगातार ये जेल में रहता है। और बात लगभग 9 साल बाद इसको ज़मानत मिल जाती है साल 2021 में। ज़मानत मिलने के बाद ये शांत नहीं बैठता, बल्कि कहते ये हैं कि जब ये जेल से वापस आया था, तब इसने 16 अक्टूबर 2021 को बुलंदशहर ज़िले का एक सिकंदराबाद इलाका लगता है, वहाँ के एक कारोबारी से इसने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद बुलंदशहर की पुलिस ने इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। कुछ दिन के बाद एक खेड़ी गांव लगता है। खेड़ी गांव के एक प्रधान होते हैं जयचंद। बताया जाता है कि अनिल दुजाना ने ही उसकी हत्या कराई थी। जब उसकी पत्नी संगीता लगातार उस केस की पैरवी कर रही थी, तब अनिल दुजाना ने उसको धमकी दी थी, यदि तुम ऐसे ही पैरवी करती रहीं तो अपने पति जयचंद की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये बात जब उसने मुकदमा दर्ज कराया, सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, तो पुलिस की रडार पर आ जाता है। अब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे, इसके पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आसानी से हाथ आने वाले में से था नहीं। कई टीम बनाई जाती हैं, 20 से ज़्यादा जगहों पर दबिशें दी जा रही थी। तभी 4 मई 2023 को बागपत से मुजफ्फरनगर की तरफ जाते समय जब पुलिस ने इसकी घेराबंदी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की STF ने इसकी घेराबंदी की, तब ये मेरठ का एक जानी खुर्द थाना लगता है। उसी जानी खुर्द थाना क्षेत्र का भोला की झाल है, वहाँ पर इलाके में पता चलता है ये अपनी गाड़ी से जा रहा था,
पुलिस वालों ने इसको रोकने की कोशिश की और जैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले, ये रास्ता बदल देता है और रास्ता बदलते ही जंगल की तरफ जब जाने लगता है, अचानक ही इसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। टकराने के बाद वो खाई में आधी रहती है, आधी सड़क पर रहती है। अब ये चारों तरफ से पुलिस के अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तुरंत ही एक के बाद एक लगभग 15 राउंड ये पुलिस पर गोलियां चलाता है। पुलिस जब अपने आप को घिरता हुआ देखती है तो जवाबी कार्रवाई में जो लगातार गोलियां चला रही थी, गोली चलते चलते अनिल दुजाना को भी कई सारी गोलियां लग जाती हैं और वो घायल अवस्था में उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल जब मेरठ के लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपने इसको लाने में देर कर दी, यदि आप इसको समय पर लेकर आते तो शायद हम इसकी जान बचा सकते थे, लेकिन वो बच नहीं पाता। और जैसे ही अनिल दुजाना की एनकाउंटर की सूचना सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों ने कमेंट करते हुए बिल्कुल भी देरी नहीं की। लोग कहने लगे कि मिट्टी में मिलाने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने लोगों की सूची जारी की थी, देर सवेर सभी का नंबर आएगा। अभी कुछ दिन पहले अतीक के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम की झांसी में जब एसटीएफ से मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर में वो मारा जाता है, तो लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से अनिल दुजाना को के सामने पुलिस पड़ती है और मुठभेड़ होती है और अनिल दुजाना मारा जाता है, तो लोगों की अब कहते हैं कि थोड़े शांत हो गए हैं और बाकी जो बदमाश हैं, बाकी जो डकैत हैं, बाकी जो डॉन हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि अगला नंबर अब किसका होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।